बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अमजद चीमा, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज एक नई दवाई के साथ। आज एक दवाई है जिसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हमारे होम्योपैथिक सिलेबस के अंदर और क्लिनिकली भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और सिलेबस में भी एक अहम दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, और हम इसको पढ़ते भी हैं और इसको याद भी रखते हैं। क्लिनिकली इस दवाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि इसको अगर ये देखा जाए कि ये दवाई इतनी पुरानी है जितनी इंसान की तारीख। तिब की तारीख के अंदर ये जितने भी अभी तक तिब के मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं या होते आए हैं, उसमें ये दवाई इस्तेमाल होती रही है। नक्स वोमिका उर्फ़ आम में इसको खुजला कहते हैं, हुक्मा भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल हमें तो होम्योपैथिक के तौर पर ही इसको लेना है और होम्योपैथिक स्टडी के तौर पर ही इसको पढ़ना है। मेरी तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश है कि इस दवाई की जो अहम अलामात है वो ज़हन में रखें, और यकीन जाने कि ये इतनी दवाई इस्तेमाल होती है क्लिनिक पे कि आप हैरान हो जाएंगे। और इसके इफ़ेक्ट्स, इसके जो असरात हैं या इसकी शफा देने की ताकत जो है वो इतनी अहम है, इतनी ज़रूरी है, और इतनी देर पा है, और इतनी अमेजिंग है, उसका हम इदराक नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में हम इसकी स्टडी आज करेंगे नक्स वोमिका की। तो जैसा कि अभी आपको बताया, पहले भी बताया था आपको कि हमारे यहाँ क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं होती, शॉर्ट वीडियो होती है। शॉर्ट वीडियो के तौर पर हम इसको मुख्तसरन ही लेते हैं, मुख्तसरन ही पढ़ते हैं, मुख्तसरन ही लेते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इस मुख्तसर टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत हद तक इसका जो है इल्म जो है वो आपको पहुँचाऊँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए, और इल्म का जो सिलसिला है वो चलता रहे। अब मैं आपको बताता हूं इसकी अहम बातें। आमतौर पर इसको जब हम डिग्री मेडिकल पढ़ते हैं तो आमतौर पर आम फिजिशियन, आम लोग जो स्टडी भी करते हैं और दिलचस्पी भी रखते हैं इसके अंदर, वो इसको मैदे की दवाई के तौर पर लेते हैं। यानी मैदा, जिगर और पेट, इसके लिए ये मशहूर भी है और है भी। ये इसमें बिल्कुल हकीकत है कि ये पेट, मैदा, जिगर की बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन मैं यहाँ से पेट और जिगर और मैदे से इसका आगाज़ नहीं करूँगा। मैं इसका आगाज़ करूँगा ज़हनी अलामात से, ज़हन से, ज़हनी कैफ़ियत से। और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी अलामात ही, यानी मैदे की, जिगर की और पेट की और आंतों की अलामात ही ज़हनी अलामात से शुरू होती हैं, तो बेजाना होगा। क्योंकि जब हम इसको इतनी अहमियत देते हैं, और इसको अहमियत देनी भी चाहिए कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर नक्स के मरीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूँ आपको कि वो क्यों पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल सवाब समझ के किया जाता है। यानी एक कह लें कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल होता है। उन चीज़ों से, उन अद्वियात से नक्स वोमिका की अलामतें पैदा हो जाती हैं। फिर हम खुराक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बज़ाहिर हम खुराक लेते हैं, लेकिन वो नशीली चीज़ें होती हैं। नशीली जैसे 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 तंबाकू है, सिगरेट है, फिर इसके थोड़ी सी चाय है, चाय, कहवा है। कहवा हम लोग पीते हैं, शौक़ से पीते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में पीते हैं। चाय तो हमेशा चलती रहती है। चाय उस वक़्त पीते हैं जब थक जाता है बंदा। तो थक जाने के बाद मरीज़ या इंसान अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या काम को बढ़ाने के लिए, या काम के औकात को बढ़ाने के लिए, या रात को देर तक जागने के लिए जब ये चाय पीता है, कहवा पीता है,
सिगरेट पीता है, तम्बाकू पीता है, तो क्या होता है कि आहिस्ता 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 मरीज़ की जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जब नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होता है तो फिर जो नींद पहले आ रही होती है वो भी नहीं आती, वो भी चला जाती है, फिर रातों को नींद नहीं आती, असाबी निज़ाम मज़ीद कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है। जब मरीज़ चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा हो जाता है, छोटी-सी बात पे गुस्सा आता है नक्स के मरीज़ को। यहाँ से समझे, नक्स के मरीज़ को, नक्स की दवाई को आप ज़हन से पकड़ेंगे, ज़हन से समझेंगे, तो यकीन जाने आपको बहुत जल्दी इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप इसको ज़हन से नहीं पकड़ेंगे, ज़हन से नहीं समझेंगे, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी नहीं। पेट की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पेट की बेशुमार किस्म की दवाइयाँ हैं, मैदे की बेशुमार किस्म की दवाइयाँ हैं। आप देखें ओवर ईटिंग, जब बंदा ओवर ईटिंग करता है, ओवर ईटिंग के नतीजे के तौर पर मरीज़ मैदे की शिकायत करता है या मैदा ख़राब हो जाता है या पेट ख़राब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी आना शुरू हो जाती हैं, तो इसकी तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब रेपर्टी कंसल्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं ओवर ईटिंग की वजह से। आप कौन-सी दवाई देंगे? सब तो नहीं दे सकते। अगर नक्स देंगे तो उसकी अपनी अलामत है, तो नक्स को अलामत के बगैर तो आप दे नहीं सकते, ना उसका फ़ायदा होगा। यही मसला है कि जब हम कोई दवाई देते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता, तो फिर हम मरीज़ के लिए इतना टाइम नहीं होता ऐसी एक्यूट डिज़ीज़ के लिए कि वो आपको 2 दिन 3 दिन के बाद आपको बताए कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ और आप उसका टाइम वेस्ट करते जाएँ। ऐसी बीमारियों के लिए तो मरीज़ को आना-फ़ौरन फ़ायदा होना चाहिए। अब मैं आता हूँ इसके ज़हनी कैफ़ियत पे, जो असल बात है, वो ये है कि ज़हन इसका चिड़चिड़ापन हो जाता है, मरीज़ नाज़ुक तबाह हो जाता है, उसकी सोच वहम में बदल जाती है, उसकी सोच जो है वो नाज़ुक हो जाती है, उसकी सोच इतनी पेचीदगी के अंदर चली जाती है कि वो हर बात का पहलू जो वो है, वो तारीख़ समझता है। वो समझता है कि मेरे से जो बात करता है वो मैं उसका जवाब देने का अहल नहीं हूँ या मैं उसको बात को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। तो वो जब ये समझता है कि मैं उसकी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, तो वो फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। छोटी-छोटी बात पे, छोटी-छोटी सी बात पे वो चिड़चिड़ापन का इज़हार करता है, गुस्से होता है। वो जब दफ़्तर से घर आता है तो जो ही कोई बात उसको करता है वो चिढ़ जाता है। इसलिए छोटी-छोटी बात पे चिढ़ना, गुस्से में आना नफ्स की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अलामत है। अब एक एक लफ़्ज़ है जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, मिराकी तबीयत के लोग। मिराकी तबीयत आप समझ रहे हैं, मैंने मिराकी का उर्दू में लफ़्ज़ दिया है, इसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर आप हाइपोकॉन्ड्रिया लेंगे तो हाइपोकॉन्ड्रिया के अंदर बेशुमार ज़हनी कैफ़ियतों का एक मजमूआ है, जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी ज़हनी अलामतों का मजमूआ है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहेंगे और उसका सारे का सारा मजमूआ जो है वो नफ्स के अंदर पाया जाता है। अब मरीज़ की सोच के अंदर डिफ़रेंस आ जाता है, मरीज़ की सोच के अंदर चेंज आ जाती है, इसीलिए वो बात-बात पे गुस्से आता है। महफ़िल को पसंद नहीं करता इसका मरीज़, गैदरिंग में नहीं बैठता, घर के सारे अफ़राद बैठे होंगे उसमें बैठना पसंद नहीं करता। हर वक़्त चिढ़ा रहता है, हर वक़्त चिड़चिड़ापन इसके अंदर कूट-कूट के भरा होता है। मैंने एक लफ़्ज़ पे ज़ोर दिया है, मैं उस लफ़्ज़ पे बार-बार ज़ोर देता हूँ। तमाम तालिब इल्मों से, तमाम सुनने वालों से मैं ये बात गुज़ारिश करूँगा कि जिस बात पे मैं ज़ोर देता हूँ, जिस लफ़्ज़ पे ज़ोर देता हूँ, वो उस दवाई का अहम लफ़्ज़ होता है। अब चिड़चिड़ापन, इरिटेबल, इस पे मैंने इरिटेशन होती है मरीज़ को, इस पे ज़ोर दे रहा हूँ बार-बार कि मरीज़ चिड़चिड़ा होता है इसका। अच्छा, एक लफ़्ज़ मैं एक और भी यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ, चिड़चिड़ापन। इसका चिड़चिड़ापन इसके तमाम के जिस्म में होता है। ये बड़ी अजीब-सी बात मैंने कर दी है। आपने किताबों में शायद ना पढ़ेंगे लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, इसके जिस्म के अंदर तमाम जिस्म के अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है। जैसे मैं वज़ाहत कर देता हूँ, चिड़चिड़ापन कैसे? जब जब ये उल्टी करता है, इसको एक लफ़्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनअफ़ेक्चुअल डिज़ायर। इनअफ़ेक्चुअल डिज़ायर, इनअफ़ेक्चुअल डिज़ायर का मतलब होता है
किसी काम करने की नाकाम हाजत, यानी वजाहत थोड़ी सी मैं कर दूँ कि जैसे उल्टी आ रही है ना, इसके मरीज़ को उल्टी आती नहीं है, क्या नहीं आती, यानी मैदे से मवाद निकलता नहीं है, उबकाइयाँ आती हैं, जिसको नौजिया कहते हैं हम, जिसको मतली कहते हैं, और जिसको उर्फ़े आम में लोग उबात कहते हैं, हम पंजाबी में या हमारे माशरे में उबात कहते हैं इसको, यानी नौजिया की कैफियत होती है, उल्टी आती है लेकिन नहीं आती, उल्टी आती है, जी करता है, जी मतलाता है, लेकिन उल्टी आती नहीं है, तो मरीज़ मज़ीद चिड़चिड़ापन होता है। ये मैदे का चिड़चिड़ापन है, इसको मैदे की इरिटेशन कहते हैं। जब मैदे की इरिटेशन होती है मरीज़ को, तो मरीज़ जो है वो इसी तरह की उबकाइयाँ करता है, नाज़िया होता है, मतली होती है और उसको उल्टी नहीं आती। अहम अलामत क्या है जो इसको दूसरी दवाओं से अलग करती है? अहम अलामत ये इसको ज़हन नशीन कर लें इस बात को। वो अहम अलामत ये है कि जो ही इसको उल्टी आ जाती है, जो ही इसके पेट के अंदर जो मवाद है वो बाहर आ जाता है, तो मरीज़ को वक़्ती तौर पर सुकून हो जाता है। मरीज़ को सुकून हो जाता है, मरीज़ को रिलीफ़ हो जाता है, ये बड़ी अहम बात है। दूसरी दवाई का मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप भूल जाएँगे। चलें मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ। एपिकार के मरीज़ को सुकून नहीं होता। एपिकार के मरीज़ को सुकून नहीं होता, कह आ भी जाए तो सुकून नहीं होता। उसमें ओवर ईटिंग की उसमें भी कैफ़ियत है। एपिकार के अंदर भी ओवर ईटिंग की कैफ़ियत है, लेकिन उसको बार-बार मतली आती है, बार-बार कह आती है, बार-बार उसको उसका जी मतलाता है, अबात आते हैं, लेकिन उसको रिलीफ़ नहीं होता। रिलीफ़ उल्टी आ जाने से रिलीफ़ सिर्फ़ नक्स वमीका के मरीज़ को ही होता है। अच्छा, आगे आ जाए। आगे एक और बात मैंने इरिटेशन की बात की है, इरिटेबिलिटी की बात की है। आँखों से मवाद निकलता है, आँखों की बीमारियाँ होती हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। नज़ला ज़ुकाम है, नाक बंद है, नक्स का मरीज़ का नाक बंद है, खुलता नहीं है। इसका नाक खुलता उस वक़्त है जब उसके अंदर से मवाद निकल आए, वरना ऐसे महसूस होता है जैसे मवाद निकल रहा है, लेकिन निकलता नहीं है। जो ही मवाद निकलता है तो मरीज़ को सुकून होना शुरू हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम की इसकी बहुत आम बात है। दूसरी बात, इसको खुली हवा में नज़ला हो रहा है, ठंड लगी है, नज़ला हो गया, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है लेकिन फिर भी नाक बंद होता है। इसकी बहुत आम बात है। इसके तमाम माथा, आँख, इसके कान तक भी बंद हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो नज़ला ज़ुकाम की एलोपैथिक दवाइयाँ खा के आते हैं हमारे पास, इसके लिए नक्सवीका बहुत बड़ी दवाई है। नक्सवीका फ़ौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम को जारी कर देती है और जारी करने के बाद मरीज़ को ठीक करना शुरू कर देती है और बहुत जल्द मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। यानी क्या कि जब नज़ला ज़ुकाम बंद हो जाए, वो चाहे एलोपैथिक दवाइयों से बंद हो या वैसे बंद हो जाए, बंद नज़ला ज़ुकाम, जिससे मवाद तो निकले लेकिन मरीज़ को फिर भी सुकून ना हो, थोड़ा बहुत मवाद निकलने से उसको सुकून होना शुरू हो जाए। नज़ला ज़ुकाम की कैफियत में भी ये इरिटेशन के अंदर ये पाई जाती है, इरिटेशन इनके अंदर होती है। अब मैदा पेट में क्या होता है जी? पेट में दस्त आते हैं, डायरिया हो जाता है। डायरिया में भी यही कैफियत है, इसकी आंतों के अंदर इरिटेशन की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से पखाना आता नहीं है लेकिन हाजत बरकरार रहती है। इसको कहते हैं पखाना आने की नाकाम हाजत, इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल। पखाना आने की नाकाम हाजत, पखाना थोड़ा आ जाए लेकिन मरीज़ को सुकून हो जाता है, थोड़ा सा निकल आए मरीज़ को सुकून हो जाता है, नहीं निकलेगा तो बार बार हाजत होगी, मरीज़ को दिन में कई बार हाजत होती है। ऐसी कब्ज़, नक्सवीका के मरीज़ की ऐसी कब्ज़ जिसको बार बार पखाना आने की हाजत होती है दिन को, लेकिन आता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो उसको सुकून हो जाता है। ये सारी कैफियतें इसकी ऐसे ही रहती हैं। अब यूरिन से मुतल्लिक़ बात आपको बताता हूँ। यूरिन आता नहीं है लेकिन बार बार हाजत होती है, मरीज़ वाशरूम में जाता है लेकिन जो ही थोड़ा सा पेशाब उसका खारिज होता है, चंद कतरे होते हैं तो उसको सुकून हो जाता है। अब इसके साथ और भी दवाइयाँ हैं, इस अलामत में और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं उनमें ज़्यादा जाना इसलिए नहीं चाहता ताकि आपको फिर वो मिल जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो नक्सवीका की ये अलामत ज़हन में रख लें कि मरीज़ को पेशाब की बार बार हाजत होती है, लेकिन जब मरीज़ जाता है वाशरूम में, अगर थोड़ा बहुत पेशाब आ जाए तो उसको सुकून होना शुरू हो जाता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए सुकून हो, लेकिन उसको तसल्ली हो जाती है।
फिर वो उसको हाजत होती है। इसको कहते हैं यूरिन की यानी पेशाब की बार बार आने की हाजत, नाकाम हाजत, इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर यूरिनेशन। इसकी किताबों में ये लफ्ज़ लिखा हुआ आपको मिलेगा, इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर यूरिनेशन। तो इसके अलावा ये इसकी जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, ये इसकी बहुत अहम बातें हैं। इसको छोड़ना जो है ना, वो जो आदमी इसको छोड़ता है उसको दवाई याद नहीं होती। जो आदमी इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लेता है, अच्छी तरह स्टडी कर लेता है, अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेता है, ये दवाई को आप याद नहीं कर सकते, किसी भी मेडिसिन को आप याद नहीं कर सकते। दवाई को समझना ज़रूरी होता है। और समझना किस तरह है, जब आप एक मेडिसिन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको ज़हन-नशीन रखेंगे, तो आपको ऐसे ही दवाई की समझ आएगी जिस तरह आप एक किसी को दोस्त को समझते हैं। आप अपने दोस्त की हैबिट्स को समझ जाते हैं। यूँ ही को कोई उसका नाम लेता है तो आप समझते हैं कि फ़लाँ दोस्त है। क्यों? क्योंकि आप उसकी हैबिट्स को समझ चुके होते हैं। इस तरह मेडिसिन की जो हैबिट्स हैं, मेडिसिन की जो अलामत हैं, हम मेडिसिन को अलामत के ज़रिए ही उसकी हैबिट्स गिनेंगे। तो अलामत किसी मेडिसिन का पता देती हैं कि ये दवाई जो है वो इस मरीज़ को देनी चाहिए। नक्स-मीका की बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं जिनको आप सिर्फ़ देख कर मरीज़ को ही बता देते हैं कि इसको नक्स की ज़रूरत है। जिस तरह मुख्तलिफ़ ऑथर जैसे डॉक्टर टेलर कहती हैं कि मैं जब मरीज़ क्लिनिक पे आता था, तो मैं समझ जाती थी कि ये मिस्टर नक्स आ रहा है। यानी ये कब होती है? जब आप बार-बार स्टडी करेंगे, बार-बार किसी मेडिसिन को रिपीट करेंगे, रिपीटली याद करेंगे, तो आपको वो दवाई जो है वो याद हो जाएगी। थोड़ी-सी बात मैं आपको दवाई के जो 3 पॉइंट हैं, दवाई को याद करने की 3 किस्म की अलामत हैं, दवाई के अंदर पाई जाती हैं। ये मैं बार-बार आपको ज़िक्र करूँगा, 3 किस्म की अलामत दवाई के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले माइंड, ज़हनी अलामत, उसके बाद जनरल अलामत होती हैं, अमूमी अलामत जिसको कहते हैं जनरल अलामत, इसके बाद पार्टिकुलर सिम्पटम होती हैं। अब मैंने थोड़ा-सा बता दिया कि किसी दवाई के अंदर 3 किस्म की अलामतें होती हैं, मेजर 3 किस्म की अलामतें होती हैं, यानी ज़हनी अलामत, फिर अमूमी यानी जनरल अलामत, फिर उसकी पार्टिकुलर अलामत यानी उसके पार्ट से मुतल्लिका जो अलामत होती हैं। जो पहली 2 किस्म की दवाइयाँ 2 किस्म की मैंने अलामत आपको बताई हैं, वो बहुत अहमियत रखती हैं किसी दवाई के अंदर। अब ज़हनी अलामतों में ज़हन से मुतल्लिका अलामत है ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने नक्श की आपको बताई है। जो जनरल अलामत है उसकी पूरी जिस्मानी अलामत से मुतल्लिका अलामत हैं, जिसमें कमी-बेशी उसकी सबसे नुमायाँ बात इसके अंदर पाई जाती है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने मरीज़ का इलाज करना है, मर्ज़ का नहीं। होम्योपैथिक के अंदर मरीज़ का इलाज होता है, मर्ज़ का नहीं। आप लेबॉरेटरी टेस्ट देखें, कोई ममानत नहीं। आप करवाएँ, कोई ममानत नहीं। नॉलेज में इज़ाफ़ा भी होता है, पढ़ने से भी कोई इसमें है। लेकिन आप किसी लेबॉरेटरी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखकर होम्योपैथिक इलाज तजवीज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, अगर मरीज़ को सुकून हो भी जाएगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो होम्योपैथिकली नहीं मिलेगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो एलोपैथिकली मिलेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको मैं बार-बार यही बात बताना चाह रहा हूँ कि किसी मेडिसिन को पढ़ने के लिए उसकी 3 किस्म की अलामत जो हैं वो ज़हन में रखें। नंबर 1 ज़हनी अलामत, नंबर 2 जनरल अलामत, नंबर 3 पार्टिकुलर अलामत। आगे फिर मैं मज़ीद इंशाअल्लाह इसकी डिफरेंशिएट करके आपको बताऊँगा, अलामत का मजमूआ साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा कि किस अलामत की कितनी अहमियत है और हम किस अंदाज़ में इन अलामतों को पढ़ेंगे। तो वो मैं केस टेकिंग का भी एक लेक्चर दूँगा, एक नहीं बल्कि रूटीन में केस टेकिंग का लेक्चर होता जाएगा। तो फिर उसके अंदर फ़िलॉसफ़ी के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि दुआ का इंतख़ाब के बाद पोटेंसी का इंतख़ाब कैसे करना है। जो ये पोटेंसी का इंतख़ाब का मसला भी एक बहुत बड़ा मसला है। और जब तक आप दुरुस्त पोटेंसी का इंतख़ाब नहीं करेंगे, तो मरीज़ को फ़ाक़ा नहीं होगा। दवाई चाहे आप सेलेक्ट दुरुस्त कर भी लेंगे, लेकिन जब आप पोटेंसी का इंतख़ाब नहीं करेंगे, जो कि अबहम पाया जाता है, लेकिन अबहम की बात नहीं है। फ़िलॉसफ़ी के अंदर हनीमन ने ऑर्गेनो मेडिसिन के साथ, वज़ाहत के साथ पोटेंसी के तरीके बताए हैं। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने, कैंट ने, हर्बर्ट रॉबर्ट ने सारी अपनी फ़िलॉसफ़ी के अंदर हमें पोटेंसी के इंतख़ाब के तरीके बताए हैं
और हमें इनको सीखना चाहिए और सीख करके करके हम एक मरीज़ को शिफा की तरफ गामज़न कर सकते हैं। आज का इतना अच्छा लेक्चर है। मैं नक्श की जाते-जाते आपको मोडालिटीज़ बता देता हूँ, यानी इसकी कमी-बेशी आपको बता देता हूँ कि नक्श वीका की जो है वो कमी-बेशी सर्दी से इसका मरीज़ का एहसास होता है। यानी ज़्यादती होगी इसको सर्दी से, खुली हवा से, ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम की अलामतों में खुली हवा से इसको कदरे वाक़ा होता है। यानी ठंडा झोंका जो है ना, वो भी इसके लिए तकलीफ़देह होगा। सुबह-सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग चाय और कॉफ़ी जो स्टिमुलेट चीज़ें होती हैं ना, इससे इसको फ़ाक़ा होता है। तम्बाकू से स्टिमुलेट कोई भी स्टिमुलेट जो मरीज़ को आर्थिक तौर पे मुतहर्रिक करती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इसको फ़ाक़ा देती हैं। अ, इसके अलावा ये स्टिमुलेट चीज़ें जो हैं, वो इसको बाज़ का नुकसान भी देती हैं, सम टाइम, लेकिन ज़्यादा तौर पे इसको सुकून होता है। नॉइज़ से ज़्यादती होती है, शोर इसका मरीज़ बर्दाश्त नहीं करता, अकेला रहना चाहता है, छूने से इसको तकलीफ़ होती है। कपड़ों के प्रेशर से भी इसको तकलीफ़ होती है, कपड़े दबाया जाना पसंद नहीं करता, तंग कपड़े इस्तेमाल नहीं ये कर सकता। ये रिलैक्सेस की तरह नहीं, ये थोड़ी-सी रिलैक्सेस की बहुत बड़ी मॉडलिटी है, लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी मॉडलिटी जो है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा बीमारियों के दब जाने से जो एलोपैथिक लोग इस दवाइयाँ इस्तेमाल करके आते हैं हमारे पास हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, उनके लिए भी ये एक एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी आप अलामतों का ध्यान रखेंगे। कमी इसको होती है इवनिंग को रेस्ट के दौरान, डैम्प वेदर में इसको कमी होती है और जब इसके डिस्चार्जेज़ फ्री हो जाते हैं, यानी नज़ला ज़ुकाम जारी हो जाता है, पेट की अलामतों में दस्त वग़ैरह आना शुरू हो जाते हैं, तो इसके मरीज़ को सुकून हो जाता है। हॉट ड्रिंक यानी गरम मशरूबात से इसको मरीज़ को सुकून होगा। मिल्क, फैट और नमी वाले मौसम में इसको सुकून होगा। लेइंग ऑन साइड्स एक साइड पे लेटने से इसको सुकून होगा। यानी एक साइड पे लेटने से इसको सुकून होगा, वो साइड कौन-सी भी हो। ये तो आज की दवाई थी, मोटी-मोटी कैफ़ियत मैंने आपको बता दी है। नक्श वीका बड़ी अहम दवाई है हमारे मटीरिया मेडिका की, तो आपको जो बात समझ नहीं आई वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।